गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप @prince_लूथरा के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन हमारा करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग के बारे में रहने वाला है। फास्टैग को डिस्कशन करते हुए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में जानेंगे। ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा के बारे में डिस्कशन होगा। अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स, लिंगराज टेम्पल, इंडियन टेम्पल स्टाइल फुकुशिमा पावर प्लांट और वाटर हॉर्स के स्टेटस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी पास आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपके रिवीजन के वीडियोस जो डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरीके के दिखाई देते हैं उनको आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और मैंने आपको यहाँ पे उनको करने का जो तरीका है वो भी बताया है कि आपको इस तरीके के वीडियोस को अटेम्प्ट करना है और मेरे आंसर देने से पहले उस आंसर को कोशिश करनी है रिकॉल करने की, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको देता हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सुनना है। जो रिवीजन सीरीज है आप उसको एनरोल करा सकते हैं अगर लास्ट 50 डेज में आप रिवीजन जो है स्टैटिक और करंट अफेयर्स पोर्शन की करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट लगाना जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा 50 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। कोशिश करिए उसको सेम डे एनालाइज करने की। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फर्स्ट डे में मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और सेकंड डे में उसे एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से तैयारी करेंगे। 50 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट इसमें ज़रूर होने चाहिए। और एनालिसिस का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, अटेम्प्ट करना इज लाइक 30% टास्क आपने कर दिया, लेकिन 70% रिमेनिंग टास्क जो है वो एनालिसिस की वजह से ही आता है और वहीं पे आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है। चलिए आप जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। देखिए यहाँ पे जो हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, 10 एमसीक्यूज करते हैं, उसमें जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 एमसीक्यूज की रखी गई है, 6 मार्क्स की रखी गई है। मतलब 6 एमसीक्यूज आपके ठीक होने चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 के अंदर यू विल बी इन द डेंजर जोन और वहां पर आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। यहाँ पर जल्दी से टारगेट सेट करें। 10 में से कितना टारगेट आप सेट करके चल रहे हैं कि कितना आप स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, दो स्टेटमेंट्स देके पूछा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग करके कोई चीज है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा रिलीज करी जाती है और ये एक तरीके की लिस्ट है जिसके अंदर इंडिया भी लिस्टेड है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट जो है ये इसी को ही करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट भी कहा जाता है। सो इट इज बेसिकली अ लिस्ट जिसको करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट या फिर करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट कहा जाता है। और ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के द्वारा जारी करी जाती है। रिसेंटली यूएस ने 11 कंट्रीज को इसके अंदर रखा है, ऐसे देशों को इसके अंदर रखा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, और इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंडिया वाज ऑन दिस लिस्ट इन द दिसंबर 2020 रिपोर्ट एज वेल। तो जो पिछले साल दिसंबर 2020 के अंदर 4 महीने पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तब भी इस लिस्ट के अंदर इंडिया का नाम शामिल था। 2019 की बात करें, इंडिया को तब इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 2020 में इसे दोबारा से शामिल किया गया और 2021 में ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो इंडिया है उसका नाम हटाया नहीं गया। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या, देयर विल बी प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट डाउन इंटरवेंशन अलाउ द रुपी टू अप्रिशिएट। बेसिकली यहाँ पर यूएस जो है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है और ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि हम लोग जो है वो करेंसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। अब क्या इस लिस्ट में होने का मतलब ये है कि यूएस जो है हम पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, इंपोजिशन जो है वो लगाएगा, सैंक्शंस लगाएगा? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कुछ सैंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर यूएस के द्वारा लगाए जाते हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। दूसरी कंट्रीज जो इस लिस्ट में शामिल है, मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ। एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, कुछ मेजर कंट्रीज के नाम मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जो नॉन मेजर कंट्रीज है उनके नाम आप मुझे बताइएगा। तो इंडिया है, इसके अंदर जापान है, चाइना है, इसके अंदर जर्मनी भी है, ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर आपका इटली भी है,
11 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। रिमेनिंग 6 कंट्रीज जो हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल है, कौन कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। रिमेनिंग 6 कंट्रीज के नाम जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो फास्ट टैग को लेकर है। पूछा गया फास्ट टैग को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। Recently, news the Union government told the Bombay High Court that making FASTag mandatory for all the vehicle does not breach a citizen's fundamental right to freedom of movement in any way। तो बेसिकली यहाँ पे एक याचिका दायर करी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो फास्टैग है इसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है अगर हम फास्टैग को मैंडेटरी कर देते हैं तो बेसिकली जो यहाँ पर जो बात रखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि फास्टैग को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे मैंडेटरी करके जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हैम्पर किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को जवाब दिया कि देखिए फास्टैग मैंडेटरी करने से किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जो है फास्टैग के बारे में देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है फास्टैग जो है एक रीलोडेबल टैग है, ठीक है, हो सकता है। सेकंड, इट यूज्ड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू आने वाले व्हीकल्स का जो फास्टैग जो उसके विंडशील्ड के ऊपर टैग लगा होता है उसको रीड कर लिया जाता है। अब ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, RFID मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडियो वेव्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे RFID का इस्तेमाल किया जाता है टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन जो कि इन टैग्स के अंदर स्टोर होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस, जैसे आपके प्रीपेड सिम्स होते हैं उसी तरीके से फास्टैग भी जो है ये एक रीलोडेबल टैग होता है जिसके अंदर जो आप अमाउंट है उसे डलवा सकते हैं और बार बार उसे यूज कर सकते हैं टोलिंग बूथ्स के ऊपर, ठीक है। फास्टैग एंश्योर सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम पहले रुक के पेमेंट किया करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कई बार चेंज होता था, कई बार नहीं होता था, और उसी चक्कर में जो टाइम वेस्टेज है वो जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती थी उनका भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। इसी चीज़ को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर आया गया है। विदेशों में भी बहुत जगह पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दूर से ही कैमरा जो है वो रीड कर लेते हैं और आपकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो गारंटी किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करी गई थी। तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, इट एंटाइटल्स एवरी सिटीजन कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहली स्टेटमेंट ठीक, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द फास्टैग। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में है, एक अच्छी न्यूज़ भी है यहाँ पर, देख लेते हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसको आपको अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ जो चीज़ पूछी गई है उसको सर्कल में डालना है। 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं वन बाय वन। इंडिया एंड द यूके एंटर्ड इनटू एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन 1992। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया ने इस ट्रीटी को 1992 में ही साइन कर लिया था, पॉसिबल है। इन इंडिया द एक्स्ट्राडिशन ऑफ अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल इज गवर्नड अंडर द इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। तो जो एक्स्ट्राडिशन किया जाता है वो हमारे यहाँ पर इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के हिसाब से किया जाता है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली वैसे मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, यूके का जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने नीरव मोदी को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए जो अप्रूवल है वो दे दिया है। जो नीरव मोदी हैं एक डायमंड मर्चेंट हुआ करते थे इंडिया के अंदर, और कहा गया है कि पीएनबी के अंदर जो 13,758 करोड़ का फ्रॉड हुआ है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरीके से हमारे लिए वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं, जिनके अगेंस्ट में वारंट इशू कर दिया गया हो, साथ ही साथ जो इंडिया छोड़ के भाग चुके हों और जो मिनिमम 100 करोड़ के गबन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड यहाँ पर इन्वॉल्व है और इनके नाम पर दिया गया है, इसी वजह से वो आपके इकोनॉमिक ऑफेंडर भी हो जाते हैं। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में एक कंट्री और दूसरी कंट्री जो है इसी चीज को लेकर बात करते हैं कि हमारे यहाँ से एक इंडिविजुअल है जो हमारे यहाँ से क्राइम करके भागा है और आपकी कंट्री में छिपा है, आप उसे प्लीज वापस करें, उसका प्रत्यार्पण करें, ठीक है। तो इसमें यूजुअली ये भी होता है कि जो फर्स्ट कंट्री है यहाँ पर जो इसकी इंटरपोल एजेंसी होती है वो कंट्री बी की इंटरपोल एजेंसी से जो
कॉन्वर्सेशंस होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देती है कि क्या क्या फ्रॉड जो है इस व्यक्ति के द्वारा किए गए, जिसको यहाँ पर वापस बुलाने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो काम है सीबीआई की जो विंग है इंटरपोल की, उसको ये काम दिया गया था ताकि फर्दर इंटरपोल से नीरव मोदी और इनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो कि किसी न किसी फ्रॉड की वजह से इकोनॉमिक ऑफेंडर लिस्ट के अंदर आ गए हैं और इंडिया से बाहर भाग चुके हैं, जिनके अगेंस्ट में वारंट भी इशू किया जा चुका है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ इंटरपोल के साथ शेयर करी गई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात करें तो इंडिया ने यूके के साथ और यूके के साथ साथ बाकी दूसरी काफी सारी कंट्रीज जिनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन किया है, यूके के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, यूएस के साथ भी इस ट्रीटी को साइन किया गया है। 1992 में ही इंडिया ने यूके के साथ इस ट्रीटी को साइन कर लिया था, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। और इंडिया के अंदर जो पूरा एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होता है जो चलाया जाता है फ्यूजिटिव क्रिमिनल के अगेंस्ट में, वो इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के हिसाब से चलाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए यहां पर वन बाय वन आप जो एमसीक्यूज है उनके अंदर डेली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते रहते हैं, देन डेफिनेटली करंट अफेयर्स के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे जब प्रीलिम्स का एग्जाम आपके सामने आता है। इवन तो अगर आप पीसीएस या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन कंडीशन यही होती है कि एक तो आपको हार नहीं माननी है, आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सोल्व करना है और डेली बेसिस पे आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हो सकता है आप 0 का स्कोर कर रहे हो, 1 2 3 4 का स्कोर कर रहे हो, जो कि मैं मानता हूं कि कम स्कोर है, लेकिन बिलीव मी शुरुआत छोटे से ही होती है एक बहुत बड़ी चीज की। तो 10 तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी होती है वो आपकी 0 से ही शुरू होती हुई जाती है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 से चलते चलते ही आप इवेंचुअली 10 आउट ऑफ 10 तक पहुंचेंगे और प्रीलिम्स को भी क्रैक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें शुरुआत में आपको 0 फिर 1 2 3 4 ये सब मार्क्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे हार मान जाते हैं बीच में ही तो डेफिनेटली इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बिना हार माने, बिना इस चीज को दिल पे लिए हुए कि मार्क्स कम आ रहे हैं, आप अगर इंप्रूव करते जाते हैं, एनालिसिस जो है वो करते जाते हैं कि अगर मेरे आज 7 मार्क्स कटे, 7 क्वेश्चन गलत हुए तो वो किस वजह से हुए, अगर आप उस चीज को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्क्स कहां पर कट रहे हैं और फिर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, बिलीव मी धीरे धीरे मार्क्स आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 और प्रीलिम्स के अंदर भी जो आपके मार्क्स है वो इजिली 140 प्लस तक पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट टू बेटर फाइट द डिसीज व्हाइल मार्किंग द सेंटेनरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इज लॉन्च्ड बाय। तो ये पर्टिकुलर जो आपका ग्लोबल डायबिटीज इंपैक्ट है जो कि आपकी इस डिसीज को फाइट करने के लिए लेके आया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइए। ग्लोबल डायबिटीज इंपैक्ट के बारे में, कॉम्पैक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको डायबिटीज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूं। चलिए सो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट टू बेटर फाइट द डिसीज व्हाइल मेकिंग द सेंटेनरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है इसको मिले हुए अब इसको 100 साल हो चुके हैं, इसी चीज को लेकर ही ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट जो था इसको लॉन्च किया गया। प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट द ग्लोबल डायबिटीज समिट विच इज ऑल्सो को होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो थी वो भी इसके अंदर शामिल थी। डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज जो है क्या ये कम्युनिकेबल डिसीज है? नहीं, डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले तो आपका आंसर जो है वो मैं ए कर देता हूं, ए इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है दैट अकर्स ईदर व्हेन द पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब पेनक्रियास जो होता है वो इनफ मात्रा में, एम्पल मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर को, ग्लूकोज को बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जब वो ब्लड शुगर को या फिर ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा तो ब्लड शुगर जो है वो काफी ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो यहां पर बेसिकली पेनक्रियास जब इस इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको इंसुलिन कहा जाता है इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस। तो वहां पर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होनी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डायबिटीज के अंदर, और ये जो इंसुलिन है ये काफी जरूरी होती है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, बॉडीली फंक्शंस जो है वो चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पे हो जाएगा ए। तो यहां पर WHO ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। यहां पे 2 तरीके की डायबिटीज होती है, आपने सुना होगा, टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है।
ठीक है। तो दो तरीके की डायबिटीज, पहली डायबिटीज वो होती है जब आपका पेनक्रियाज, जब भी यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनका पेनक्रियाज, जिनको डायबिटीज है उनका जो पेनक्रियाज है वो सफिशिएंट इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता, सफिशिएंट इस इंपॉर्टेंट हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। उस केस में क्या होता है, उस केस में आर्टिफिशियल तौर पे आपने देखा होगा कि लोग जो है इंजेक्शन जो है उसके थ्रू इंसुलिन जो है अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं और फिर वो जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। सेकंड टाइप की डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज। इस कंडीशन के अंदर बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपर्ली, बॉडी हमारी जो है वो इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ दिस टाइप 2 डायबिटीज इज ड्यू टू ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर ओबेसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, मतलब हम जो है जितनी इंसुलिन बेसिकली हमें यूज करनी चाहिए, हमारी बॉडी को यूज करनी चाहिए, वो हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द टाइप 2 डायबिटीज जो कि ज्यादा कॉमन होती है। तो आपने इस वाले केस को कम देखा होगा जब लोग जो इंजेक्शन है वो अपने साथ लेके घूमते हैं और वहां पर अपने आपको बीच बीच में इन इंजेक्शंस को देते रहते हैं ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है उसे रेगुलेट करके रखा जाए। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड जन अनुशासन पखवाड़ा। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा को अभी अनाउंस किया, बताएं। चलिए, तो यहाँ पे जन अनुशासन पखवाड़ा हो या फिर इसे कहा जाता है पब्लिक डिसिप्लिन फोर्टनाइट, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। डिसीजन लिया गया है ऑन द डे जब स्टेट ने 10,000 न्यू केसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोविड-19 पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है पहली बार यहाँ पर 10,000 न्यू केसेस जो है वेरी फर्स्ट टाइम देखे गए हैं और इसी वजह से ये पर्टिकुलर अनुशासन पखवाड़ा जो है इसको लॉन्च किया गया है ताकि लोग अब ध्यान रख सकें इस चीज को। तो यहाँ पे बेसिकली कल ही ये कंप्लीट हुआ, इसी वजह से न्यूज में था। जन अनुशासन पखवाड़ा जो था बेसिकली अप्रैल 16 6 बजे से शाम को शुरू कर दिया गया था और कल सुबह 5 बजे ये कंप्लीट हुआ, कंक्लूड हुआ और राजस्थान के अंदर लेके आया गया था क्योंकि कोविड-19 केसेस जो थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। इसके अंदर गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का लॉकडाउन, किसी भी तरीके का कर्फ्यू जो था वो यहां पर इसको नहीं कहा क्योंकि इसके अंदर लॉकडाउन के फीचर भी थे, इस जन अनुशासन पखवाड़ा के अंदर कर्फ्यू के फीचर भी थे इसके अंदर। तो ना ही इसे पूरे तरीके से लॉकडाउन कहा जा सकता था, ना ही इसे पूरे तरीके से कर्फ्यू कहा जा सकता था। इसी वजह से इसे कोई तीसरा नाम दे दिया गया, जन अनुशासन पखवाड़ा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज भी मॉक टेस्ट जो है वो प्लीज जरूर दीजिएगा बिकॉज अपकमिंग एग्जाम के लिए अभी मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी है। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है लेकिन आप उसको फर्दर एनहेंस करना चाहते हैं, बेसिक से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्सेज जो कि आपका 100 डेज और 200 डेज के जो कोर्सेज है उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज जो है क्रैश कोर्सेज है। लेकिन अगर बेसिक्स से आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो आप मिशन यूपीएससी 2022 या फिर मिशन यूपीएससी 2023 के अंदर एनरोल करा सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैश कोर्सेज जो हैं, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हुई हैं और थोड़ा बहुत आइडिया है यूपीएससी के बारे में, आप क्रैश कोर्स के लिए चले जाइएगा। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कोशिश करिएगा मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर जाने की। इसमें मेंस का जो कंपोनेंट है वो भी एडेड है, तो प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी होगी और इसमें मेरी जो गाइडेंस है वो भी आपके पास अराउंड द ईयर पूरे साल रहने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बात कर रहा है विच कंट्री लॉन्च्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको कि बैकाल जीवीडी दैट इज गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर इन द वाटर ऑफ लेक बेकाल कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं किस कंट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और क्या है ये भी आपको बता दिया। अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, बैकाल जीवीडी जो है वो इसे कहा जाता है। जल्दी से बताएं क्या रशिया के द्वारा लाया गया है, मंगोलिया, चाइना या फिर कजाकिस्तान। चलिए, सो कंस्ट्रक्शन जो है इस टेलीस्कोप का वो 2016 में शुरू किया गया था और यहाँ पे मिशन था कि हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स, इल्यूसिव फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उसको डिटेल में स्टडी करना है, जिसको कि न्यूट्रिनोज कहा जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये भी कोशिश करी जा रही थी कि जो न्यूट्रिनोज हैं इनके सोर्सेज क्या हैं उसका पता लगाना भी एक इसके अंदर ऑब्जेक्टिव को रखा गया था। इसी वजह से आपका न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको कि बैकाल जीवीडी कहा जाता है, ये कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
तो यहाँ पे चलते हैं एक बार, क्योंकि बैकाल के बारे में बात हुई है तो ये देखिएगा लेक बैकाल की लोकेशन रशिया के अंदर कहाँ पर है। ठीक है, मंगोलिया है नीचे, अफगानिस्तान है, चाइना भी यहाँ पर है, बॉर्डर टच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैप रिलेटेड भी आपका बन सकता है लेक बैकाल के ऊपर, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। पूछा गया है, आप बताएं लिंगराज टेम्पल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, हो सकता है। इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय सोमवंशी किंग ययाति द फर्स्ट, हो सकता है किस किंग के द्वारा बनाया गया वो बताया हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेट करता है। बताइए आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पे रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने पब्लिक एंट्री जो है वो लिंगराज टेम्पल के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस है वो नए नए केसेस, नोवल कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा स्टेप पहले भी लिया गया था। इन अगस्त 2020 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ फेस लिफ्ट टू द टेम्पल एक इनटू इट्स प्री 350 ईयर स्ट्रक्चर स्टेटस, और सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, बाकी काफी सारे मंदिरों के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन किया गया था एंट्री का वो कोरोना की वजह से पहले भी किया जा चुका था, लेकिन बीच में जब केसेस कम होने लगे हमने अपने जो टेम्पल्स थे और साथ ही साथ जो दूसरे पब्लिक प्लेसेस थे उनको ओपन करना शुरू किया, लेकिन अभी केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो दोबारा से लगाई गई है। अब यहाँ पे लिंगराज टेम्पल है, तो लिंगराज टेम्पल से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टेम्पल होगा, क्योंकि लिंगराज शिवलिंग से आपको समझ में आ जाएगा, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया, लॉर्ड विष्णु को नहीं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सोमवंशी किंग ययाति द फर्स्ट है उनका नाम बिल्कुल सही दिया है, तो पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी सही, लेकिन लोकेट कहाँ करता है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट की है पब्लिक एंट्री अभी यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दिस इज द टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल्स। इसमें से कौन सा इंडियन टेम्पल का स्टाइल नहीं है। क्या नगरा कोई स्टाइल नहीं है, व्हाट अबाउट वसरा, द्रविड़ा एंड देन गडक। ऑप्शंस मैंने काफी इजी सेट करे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। लेट्स सी कितने लोग आपके यहां पर आंसर कर पाते हैं, कितने एस्पिरेंट्स यहां पे आंसर कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ऑप्शंस, क्योंकि किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है अगर ऑप्शन सही तरीके से सेट किए जाएं, और किसी भी इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। यहां पर मैंने कोशिश करी है आपको, क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा सा टिपिकल दिया लेकिन ऑप्शंस आपके काफी आसान सेट करें। चलिए देखिए, उड़ीसा का जो लिंगराज टेम्पल था ये न्यूज में था, साथ ही साथ यहाँ पे कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में भी बताया गया था, और यहाँ पे नगर स्टाइल के बारे में भी जिक्र किया गया था जो न्यूज़पेपर था आपका। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडियन टेम्पल्स जो है जो स्टाइल्स हैं उसके बारे में जिक्र किया है। नगर स्टाइल भी आपको मिल जाता है, ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल भी मिल जाता है। बेसिकली नगर स्टाइल आपका नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ा स्टाइल आपका साउथ इंडिया में मिलता है, और आपका वसारा स्टाइल और गडक स्टाइल जो है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये सब चीजें मैं आपको वैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज है exam.netmoc.com के ऊपर, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको इसमें पिक्चर्स भी शो करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। पूछा है कि कौन सा इसमें से इंडियन टेम्पल का स्टाइल नहीं है। ये चारों ही इंडियन टेम्पल के स्टाइल हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन स्टाइल्स के बारे में भी एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो चीजें चाहे वो हिस्ट्री की हो, इंडियन हिस्ट्री की, या फिर ज्योग्राफी की हो, या फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हो, जितनी भी चीजें न्यूज़पेपर में अपीयर होती हैं वो वैसे ही आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डू नॉट थिंक कि कोई भी चीज अगर स्टैटिक को लेकर करंट अफेयर्स में आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर वो उस स्टैटिक पोर्शन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फुकुशिमा पावर प्लांट कहां पर लोकेट करता है। दोबारा से ये न्यूज में था। बेसिकली जब हम लोग तैयारी किया करते थे 2010, 11, 12 की बात है, तब फुकुशिमा का जो इंसिडेंट था ये हुआ था, और यहां पर अभी ये दोबारा से न्यूज में, बेसिकली 2011 के अंदर जब हम लोग तैयारी किया कर रहे थे, तब आज से 10 साल पहले, जैसे 2021 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट जो था फुकुशिमा के अंदर हुआ था। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 10 साल पुरानी न्यूज है, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि फुकुशिमा पावर प्लांट दोबारा से न्यूज में आया था 2011 में, तो ये काफी न्यूज में था। हमने काफी इसके बारे में पढ़ा, कैसे कैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ जो अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सब चीजें हमने बिल्कुल इसका इन्स एंड आउट्स जो थे वो पढ़े थे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। बट आप में से कितने लोग इसको लेकर परिचित हैं, आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी आप में से कितने लोग एटलीस्ट ये बता पाते हैं कि कहां पे एग्जिस्ट करता है। क्या ये चाइना में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, या फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर है, बताइए। चलिए देखिए, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट की जो ट्रेजेडी हुई थी वो जापान के अंदर हुई थी, और अभी
जापान ने डिसाइड किया कि वो 1 मिलियन टन्स ऑफ ट्रीटेड वाटर जो है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का उसे ओशन के अंदर रिलीज करेगा। लेकिन चाइना ने कहा जापान को कि आप अपने इस डिसीजन को वापस लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे आप पानी को रिलीज करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट जो है इट इज डिसेबल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि लोकेट करता है 3.5 स्क्वायर किलोमीटर साइट ओकुमा के अंदर, जो कि आपका फुकुशिमा प्रेफेक्चर जापान के अंदर है। प्लांट को बेसिकली एक मेजर डैमेज इसने सफर किया था फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ 9.0 अर्थक्वेक आया एंड सुनामी आई दैट हिट द जापान ऑन मार्च 11 2011। और उसके बाद यहाँ पर फुकुशिमा की जो त्रासदी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जापान इज द करेक्ट आंसर। और चाइना ने अभी जापान को यहाँ पे वाटर को रिलीज करने के लिए मना किया है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद हम रिवीजन जो है अपनी करने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आईयूसीएन स्टेटस हिपोपोटामस या फिर वाटर हॉर्स को लेकर। काफी न्यूज में था ये वाटर हॉर्स हिपोपोटामस। आपको इसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में बताना है, क्या ये लीस्ट कंसर्न है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है। Recently, Delhi High Court directed the center to take a decision on framing the rules to confer protection for exotic animals। तो exotic animals को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को अभी डायरेक्ट किया है कि आपको exotic animals जो है उनको प्रोटेक्ट करना है एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोर्ट ऑर्डर्स केम इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन जो कि फाइल करी गई थी एनिमल राइट्स ग्रुप के द्वारा कि आप एक्सोटिक एनिमल्स को बचाएं, और उसी वजह से कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज को संज्ञान में लिया और इसके ऊपर जो सेंटर है उसको यहाँ पर कहा कि एक्सोटिक एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आप बचाना शुरू करें। ये जो याचिका दायर करी गई थी ये पेटा के द्वारा करी गई थी, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा। और यहाँ पर जो हिपोपोटामस है उसका भी जिक्र किया गया था, उसको भी रेस्क्यू करने के लिए कि वेरियस सर्कसेस जो हैं, खासतौर पे यहाँ पे एशियाड सर्कस की बात करी गई थी यूपी के अंदर, उसमें इस हिपोपोटामस जो है उनको कैसे सेव किया गया है उसके बारे में भी न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था। इसी वजह से इसका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जल्दी से बताएं। चलिए, तो यहां पर जो आपका स्टेटस है वाटर हॉर्स या हिपोपोटामस का वो है वल्नरेबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वल्नरेबल कर लीजिएगा। अगर आपकी जो हिंदी है इसका ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इशू है तो सो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अर्लियर लास्ट ईयर की बात करें जून 2020 के अंदर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो थे उन्होंने एक एडवाइजरी यहाँ पे बेसिकली निकाली थी और कहा गया था उसके अंदर की जो एक्सोटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को हमें इंप्रूव करना है। ऐसा जो एडवाइजरी थी वो मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा निकाली गई थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और अभी जल्दी से हम पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पे अभी मार्क्स को मत बताइएगा, रिविजन करने के बाद हम मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए रिविजन कर लेते हैं। रिविजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि 30% मोर रिटेंशन आपकी हो जाएगी अगर आप ये 2 मिनट जो है अपने इन्वेस्ट कर लेते हैं। 2 मिनट आप अगर अपने एक्स्ट्रा दे देते हैं और यहाँ पर एक्टिव रिवीजन करते हैं, देखिए पैसिव रिवीजन से फायदा नहीं होने वाला है, अगर एक्टिव रिवीजन करते हैं तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। पहली रिवीजन तो आपकी यही हो जाएगी। तो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा एक्टिव रिवीजन का यही मतलब, और आप उसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो चीजें मैं नहीं भी पूछूंगा उसका भी आप आंसर करेंगे अगर आप उसे रिकॉल कर पाते हैं। तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कि रिवीजन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करना है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से मुझे बताएं, करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग रिपोर्ट या कहीं लिस्ट जो है या फिर करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट जो है किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, क्या इंडिया इसके अंदर मेंबर है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताएं, चाइना भी इसके अंदर है, मैंने सिंगापुर का नाम भी बताया था, जापान भी बताया था, जर्मनी भी बताया था, कोरिया भी बताया था, इटली भी बताया था, बाकी कंट्रीज मैंने आपके लिए छोड़ी थी बताने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया भी इसके अंदर है और ये जो लिस्ट निकाली जाती है यूएस के द्वारा निकाली जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था फास्टैग के बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, बताइए जल्दी से। रीलोडेबल, जैसे कि हमारे प्रीपेड सिम्स होते हैं उसी की तरीके से ये रीलोडेबल टैग्स होते हैं। और यहाँ पे अभी केस गया था, किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कहा था कि फास्टैग की वजह से हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, इसी वजह से फास्टैग नहीं होने चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहां पर इस चीज को कहा कि देखिए जो फास्टैग है वो मूवमेंट के लिए जरूरी है, फास्टर मूवमेंट के लिए जरूरी है, इससे किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आर्टिकल 19 के अंदर जो दिया गया वो हैम्पर या वो ब्रीच
नहीं हो रहा है, ठीक है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर किस व्यक्ति को इंडिया के अंदर वापस लाया जा रहा है, जल्दी से बताएं। क्या ये ट्रीटी हमने यूके के साथ साइन की है? तो यस, यूके के साथ साइन किया, यूएस के साथ की है, सिंगापुर के साथ की है, और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ भी एक्स्ट्राडिशन साइन हमने ये ट्रीटी साइन करी हुई है। तो मिस्टर नीरव मोदी जो है उनको वापस लेके आया जा रहा है। पीएनबी के अंदर 13,758 करोड़ का जो फ्रॉड था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो कौन होते हैं ये मुझे बताएगा। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए मैंने आपको एक फिगर दी थी, एक क्राइटेरिया दिया था कि इससे ज्यादा का फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाता है, वो फिगर मुझे जरूर दीजिएगा। देन नेक्स्ट हमने ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट के बारे में जाना था, कौन लेके आया इसे, जल्दी से बताइए। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस होता है। इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान रखिएगा। WHO के द्वारा इसे लेकर आया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है उसे रिलीज किया जाता है पेनक्रियास के द्वारा, और ये एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखा था हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, देख लेते हैं उसको, और आई एम प्रीटी श्योर आप यहाँ पे काफी अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा चीजों को कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा। अगर कोई चीज मैं आपसे नहीं भी पूछ रहा हूं उसको भी रिकॉल करके लिखिएगा, अगर वो उस क्वेश्चन से पर्टेन करती है और मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताई है या फिर आपने उसे कहीं और पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कशन कर रहे हैं जन अनुशासन पखवाड़ा का कौन सा राज्य इसे लेकर आया है। ये बेसिकली ना ही कर्फ्यू था, ये ना ही आपका लॉकडाउन था, दोनों के बीच की चीज थी, क्योंकि दोनों के ही फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल थे। क्योंकि अभी पहली बार 10,000 का आंकड़ा जो था यहां पर पार किया गया, और इस राज्य के अंदर जो अनुशासन पखवाड़ा था जिसको कि पब्लिक डिसिप्लिन फोर्टनाइट कहा जाता है वो लेकर आया गया था, और यहाँ पे आंसर हमारा था राजस्थान। देन मैं आपको यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट को जरूर 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 करिएगा। जो लोग इस साल एग्जाम देने जाने, देखिए नेक्स्ट ईयर वालों के लिए तो ठीक है, वो क्रैश कोर्स को ले सकते हैं या फिर दूसरी सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं, वो ठीक है, वो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। बट अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 2021 वालों के लिए ये है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं और उसे एनालाइज जरूर करिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग कुछ मॉक टेस्ट जो है उसके वीडियोस लेके आए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट के कुछ वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आए जाए। लेकिन उसका अभी वेट मत करिए, अभी आपके पास एवरीडे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी डे यू शुड वर्क अपॉन द मॉक टेस्ट, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट जो है आपको डेली करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा मॉक टेस्ट को करने के बाद एनालिसिस उसका जरूर करिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लेकर आया गया है, करेक्ट आंसर बताइए। और ये आपकी जो लेक बैकाल है ये कहाँ पर लोकेट करती है ये भी बताइएगा। 2016 के अंदर इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर जो न्यूट्रिनोज हैं उसके नेचर के बारे में समझने की कोशिश करी गई थी, उसके सोर्सेज के बारे में समझने की कोशिश करी गई थी। रशिया इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं लिंगराज टेम्पल कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर लोकेट करता है, बताइएगा। सोमवंशी किंग यायती द फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया, और अभी इसे बंद किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया कोविड-19 की वजह से। यहाँ पर एंट्री कहां पर लोकेट करता है, उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है। देन हमने डिस्कशन किया था अलग अलग टाइप के टेम्पल्स जो हैं उनके नेचर के बारे में, नगर, वसरा, द्रविड़ा, गडक स्टाइल के बारे में डिस्कशन किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नगर तो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ इंडिया का टेम्पल स्टाइल है, द्रविड़ा साउथ इंडियन का टेम्पल स्टाइल है, वसारा स्टाइल जो है इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वसारा स्टाइल कहां पर यूज किया जाता है, क्या है ये, और साथ ही साथ गडक स्टाइल क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स सी आपकी कल्चर की जो नॉलेज है वो कितनी है, और अच्छी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो आप गूगल करके भी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करिएगा, ताकि आपकी जो नॉलेज गैप है वो धीरे धीरे 1 बाय 1 फिल होता जाए, और ये चीजें जब आपसे प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी वहां पर आपको पता हो। चलिए, नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करके इसे जरूर टाइप करके लिखिएगा। पता है तो वैसे ही बहुत अच्छे से मैं ये मान सकता हूं कि आपकी तैयारी चल रही है। फुकुशिमा पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन हुआ था, कहां पर लोकेट करता है आप बताइए। चाइना ने भी मना किया है कि यहाँ का जो पावर प्लांट था, आपका न्यूक्लियर प्लांट था, इसका जो वाटर है उसको ट्रीट करके ओशन में रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी इसकी जापान के साथ चल रही है। 2011 में फुकुशिमा ट्रेजेडी हुई थी जब अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे सुनामी आई थी जिसकी वजह से जो पूरा पावर प्लांट था वो डैमेज हो गया था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जो कि हमारा पूछ रहा था IUCN स्टेटस ऑफ वाटर होर्स। आप बताइए क्या इसका IUCN स्टेटस है। रिसेंटली यहाँ पर पेटा के द्वारा एक याचिका दायर करी गई थी
हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे कहा गया था कि जो एग्जॉटिक एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने भी सेंट्रल को एडवाइजरी यहाँ पे जारी करी और कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि आप जो है यहाँ पे एग्जॉटिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, सो आंसर हमारे यहाँ पे वल्नरेबल हो जाएगा। IUCN स्टेटस की बात करी जाए तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और हमने यहाँ पे जो रिवीजन है वो भी कर ली है। और PCS के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग PCS की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैराथन सेशंस होते हैं फिर डेली MCQs होते हैं, इसको मिस मत करिए, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, चाहे वो बिहार PCS से हो या फिर आपके पंजाब PCS से हो, गुजरात PCS से हो या फिर UP PCS से हो, MP PCS से हो, उनके द्वारा भी काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो दिए गए हैं और टाइम टू टाइम मैं उनको अलग अलग वीडियोज़ में शेयर भी करता रहता हूँ। तो इन MCQs को आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेकर आपकी जो तैयारी है और मल्टीपल रिविजन्स वो हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिविजन्स हैं ये आपको UPSC के साथ साथ PCS एग्जाम के अंदर भी हेल्प करने वाली है। चलिए अभी चलते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के IUCN स्टेटस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू वांट टू विन द फ्री PDF, अगर आप फ्री PDF को विन करना चाहते हैं तो IUCN स्टेटस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपको बताना है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था। वैसे देखा हमने पूरे साल किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहता है। पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर डेजर्ट था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, उस डेजर्ट का नाम भी मुझे बताइएगा जहां पर 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शूट किया गया था, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो आपके एनिमल लवर्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को और पाकिस्तान के अंदर जो ये पूरा इंसिडेंस हुआ था। डेजर्ट का नाम भी मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक MCQ हमने अभी परसों डिस्कस किया था। साथ ही साथ GIB का आप IUCN स्टेटस भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नाउ आते हैं मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। मेंस और इंटरव्यू का भी एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो था वो नहीं दिया था, आपको ब्रेक दिया गया था, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है। ओके, इंटरव्यू भी आ गया है, फर्स्ट मेंस पे चलते हैं। तो मेंस का जो क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स शुड इंडिया टेक टू एक्स्ट्राडाइट पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर NPA। आप जानते हैं यहाँ पर लोग NPA जो है करके, मतलब बहुत करोड़ों रुपए जो है बैंकों से वो पैसा लेके इंडिया के बाहर भाग जाते हैं, UK के अंदर भाग जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। उनको एक्स्ट्राडाइट कैसे कराया जाए, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लेने चाहिए इंडिया को, ताकि नीरव मोदी के अलावा बाकी सभी लोग भी जो हमारा पैसा लेके भागे, मैं हमारा पैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंकों के अंदर जो पैसा है वो हमारा ही पैसा है और किसी का नहीं है, और बैंक्स इस चीज को हमसे ही इवेंचुअली रिकवर करेंगे, चाहे वो सेविंग रेट को कम करें या फिर किसी दूसरे तरीके से ATM के चार्जेस को बढ़ाएं, या किसी भी ना किसी तरीके से जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है, उनसे ही इस तरीके की रिकवरी जो है वो करी जाएगी। तो इनके NPA के लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम तो अपने जो मिनिमम अमाउंट होता है वो यहाँ पर सेव कर पाते हैं बेसिकली अपनी सैलरी में से, और उसी को ही बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और उसके अंदर अगर सेविंग रेट कम हो जाता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो क्या देश को कदम उठाने चाहिए ताकि नीरव मोदी नहीं, बाकी इनके अलावा जो दूसरे जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनको वापस से देश के अंदर लाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। इस चीज के ऊपर आपको सजेशंस देनी है, 150 से 250 वर्ड का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रेन टीजर, आपसे जो पूछा जा रहा है ये इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए समझने में उनको दिक्कत नहीं होगी। यू कैन फाइंड इट इन मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, बट नॉट इन वीनस और नेपच्यून। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न के अंदर आपको मिल जाएगी लेकिन वीनस और नेपच्यून के अंदर नहीं मिलेगी। नाउ दिस इज अ ब्रेन टीजर। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी UPSC इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और आई थिंक इट वाज मिस्टर गौरव अग्रवाल जिनसे इस तरीके का ब्रेन टीजर जो था वो पूछा गया था, उनके इंटरव्यू के अंदर मेंशन किया गया था। नेवरदलेस लेट्स सी आप में से कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। जो मेंस का ग्रुप है हमारा, इसके अंदर आप आंसर को, अपने मेंस के आंसर को सबमिट कर सकते हैं, इंटरव्यू का आंसर इंटरव्यू के ग्रुप के अंदर सबमिट कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा हो गए हैं इसके अंदर। वी विल लाइक मेक दिस ग्रुप प्राइवेट ग्रुप, ताकि जो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट जो कॉपीज हैं वो आप एक दूसरे की कॉपीज को चेक कर सके। तो यहाँ पे अभी आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉब्लली नेक्स्ट 2-3 डेज के इसके में इसको हम एक प्राइवेट ग्रुप बना देंगे, सो दैट इट शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड और जो इसको लेकर काफी सीरियस है। साथ ही साथ जो दूसरी सीरीज है आप उस पर एनरोल कर सकते हैं। दीज आर द सीरीज फॉर यू, और दीज आर द सीरीज फॉर 2022 एंड 2023 स्टूडेंट्स।
तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता होगा अभी टाइम बहुत ज़्यादा है या फिर हम प्रीलिम्स के बाद सोचेंगे सीरीज़ के अंदर एनरोल कराने के लिए, बिलीव मी टाइम इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से भागता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप अपनी तैयारी को शुरू करें, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू करें, चीज़ों को डिले मत करें क्योंकि टाइम जो है वही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप श्योर हैं यूपीएससी की तैयारी को लेकर और 2022 के अंदर या 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही उसकी तैयारी करना शुरू करें, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू करें और सीरीज़ के अंदर भी जो आपको एनसीईआरटीज़ है वो कवर कराई हुई हैं। अब जल्दी से अपने मार्क्स को यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दें, कितना आपने टारगेट सेट किया था, कितना आपने स्कोर यहाँ पे दिया है, या फिर सीधा स्कोर को ही लिख दीजिए, टारगेट को नहीं भी लिखना चाहते हैं। 6 से ज़्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, कम भी स्कोर किए इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। एनालिसिस अपना ज़रूर करिएगा जब सेकंड या थर्ड टाइम वीडियो को देखते हैं, तो इसके अंदर अपने नोट्स जो है वो ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज यही नोट्स आपको लास्ट में हेल्प करेंगे। लास्ट में कई बार वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पूरे साल के वीडियोज़ जो हैं वो वैसे भी मुश्किल हो जाते हैं। सो इट विल बी मोर एडवाइजेबल फॉर यू कि आप अपने नोट्स को ज़रूर बनाइएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर 1% भी इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो बिकॉज दैट विल ऑल्सो एनकरेज मी एंड माई टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सुन, टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर करें, गुड बाय।